तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घनी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर तो यही थी कि कैबिनेट में बदलाव हो गया है, नई कैबिनेट बनाई गई है। मतलब बहुत सारे मंत्रियों में हेरफेर कर दिया गया है, मंत्रालय इधर उधर कर दिए गए हैं। तो वैसे एग्ज़ाम में स्पेशली नहीं पूछा जाता, हो सकता है प्री में कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। बाकी इंटरव्यू वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी दैनिक जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये विभाग कौन से मंत्रालय के पास में है ना, ऐसा पूछ ही लिया जाता है। और कैबिनेट तो अगर हम इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए कि इस विभाग का मंत्री कौन है। तो बड़ी खबर ही यही थी, तो हमें भी थोड़ा सा कवर कर लेना चाहिए। तो दोस्तों 43 मंत्रियों की टोटल शपथ दिलाई गई, 43 मंत्री कैबिनेट में शामिल किए गए। तो 43 मंत्रियों की शपथ के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्रालय, हर्षवर्धन जी के पास में पहले स्वास्थ्य मंत्रालय था, उनसे लेकर मनसुख मांडविया को दे दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह जी को दोस्तों सहकारिता मंत्रालय और दे दिया गया है, ठीक है। और मांडविया के पास में केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय का भी प्रभार रहेगा। ये कुछ डिफरेंट जो बदलाव थे ये स्पेशल लिखे गए हैं। जो कपड़ा मंत्रालय था वो स्मृति ईरानी से लेकर पीयूष गोयल जी को सौंप दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास में बहुत दिनों से कपड़ा मंत्रालय था, अब उनसे लेकर किसको सौंप दिया गया है? पीयूष गोयल को। स्मृति ईरानी महिला और विकास मंत्री बने रहेंगे, दो थे उनके पास में, लेकिन महिला और विकास मंत्री तो अभी भी बनी रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय भी चेंज हो गया है और वो भी धर्मेंद्र प्रधान को दे दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दे दिया गया है। तो हमने मतलब इतने नाम नहीं सुने थे इनके, अश्विनी वैष्णव जी को, अब इनको इतना बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। और आईटी मंत्रालय भी इनको दे दिया गया है। तो देश में 53 केंद्रीय मंत्रालय है और 53 मंत्रालयों को 30 कैबिनेट मंत्री देखेंगे। तो दोस्तों अभी जो मंत्री डिसाइड किए गए हैं कैबिनेट के लिए वो है 30, और कुल कैबिनेट मंत्रालय कितने हैं? 53 है, 53 है ना। तो एक एक के पास में 2-2, 3-3 और प्रधानमंत्री जी के पास में 3-4 प्रभार रहते हैं। ऐसे करके 30 मंत्री देखेंगे 53 कैबिनेट मंत्रालयों को। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय सौंप दिया गया है और पूरी शहरी विकास मंत्री भी बने रहेंगे। तो हम यहाँ पे मोटे मोटे 30 तो देख ही लेते हैं 30 मंत्रियों के पास में क्या क्या है। तो राजनाथ सिंह जी के पास में दोस्तों वही रक्षा मंत्रालय है, और अमित शाह जी के पास में गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। नितिन गडकरी जी के पास में सड़क मंत्रालय, वो पहले भी था और अभी भी है। और निर्मला सीतारमण जी के पास में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट अफेयर्स, ये था वित्त मंत्रालय उनके पास, वो है ना। ये चार बड़े तो ऐसे के ऐसे ही हैं। वैसे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्रालय, ये पहले भी था। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय, ये भी था। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स, ये भी था। स्मृति ईरानी के पास कपड़ा और था, कपड़ा हटा के अब महिला और बाल विकास मंत्री बना दिया गया है। पीयूष गोयल जी को दोस्तों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल मिनिस्टर बना दिया गया है। और प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और माइंस का बना दिया गया है। अब जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी। और लघु और मध्यम उद्योगों का नारायण राणे को बना दिया गया है। और सर्बानंद सोनोवाल जी को दोस्तों पोर्ट, शिपिंग और आयुष मंत्रालय दिया गया है। तो ये नई एंट्री है। मुख्तार नकवी जी अल्पसंख्यक के थे पहले, अभी भी वही है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री दिया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया वही है जो कि मतलब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं और बड़ा मंत्रालय इनको सौंपा गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री इनको दी गई है। और आरसीपी सिंह को स्टील मिनिस्ट्री, और अश्विनी वैष्णव को रेलवे और संचार मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन। पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण, ये भी नए हैं। और अपना जल शक्ति मंत्री राजस्थान के ही हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो पहले भी यही थे। किरण रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री, आर.के. सिंह को ऊर्जा मंत्री, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम, गैस और शहरी विकास मंत्री, और मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य और केमिकल मंत्री बना दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण श्रम मंत्री, महेंद्र नाथ पांडेय को भारी उद्योग मंत्री, पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य विभाग दिया गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति, पर्यटन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दिया गया है। अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय दे दिया गया है। बता दें कि मंत्री परिषद की विस्तार, आप इसमें से ना पूरे नहीं रटने हैं आपको, है ना।
मेन ऊपर वाले जो है 5-7 वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी तो जैसे जैसे हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ में किसी ना किसी मंत्री का तो नाम आता ही रहता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। रटने बैठोगे रटोगे नहीं, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कर लेना कि एक जगह लिख ज़रूर लेना इनको, कम से कम ये 30 के 30 तो लिख ही लेना, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो हम वो मतलब जो भी आपकी जीके की कॉपी है उसके पहले पेज पे लिख लेना, और फिर जैसे चेंज होगा हम वहाँ पे ही चेंज कर देंगे। ताकि दोस्तों हमें ना याद तो होने ही चाहिए ये मंत्री हमारे, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये मेंस में पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि हम इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जब हम भूल जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, और बहुत सारी चीज़ों को कवर करने में भी मदद मिलती है कि मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए ये मंत्री किस विभाग में है, तो इंटरव्यू की तैयारी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे तभी ये सब चीज़ें देखेंगे, अभी से लेके चलेंगे ना तो अलग से कोई जोर आएगा नहीं फिर इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू में तो पूछे जाते हैं बाकायदा कि ये विभाग किसके पास है, ये किसके पास है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख दीजिएगा। बता दें कि मंत्रिपरिषद के विस्तार और फेरबदल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है दोस्तों। 36 नए चेहरे हैं, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को पदोन्नत करके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। 36 तो नए लोग शामिल किए गए हैं, जबकि 7 जो पहले राज्य मंत्री थे उनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवसेना से बीजेपी में आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बीजेपी में आए थे, और शिवसेना से बीजेपी में कौन आए थे, नारायण राणे सहित 8 नए चेहरों को कैबिनेट मंत्री उन्हें इनाम दिया गया है बीजेपी में आने का। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन और दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो दोस्तों वैसे मंत्रिपरिषद का चयन वैसे तो मतलब राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है, लेकिन करता कौन है, करता तो दोस्तों मंत्रिमंडल मतलब यही करते हैं अपने ही लोग, लेकिन नाम से राष्ट्रपति के ही होते हैं और शपथ भी अंतिम रूप से राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ये दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल समेत 12 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। बहुत बड़े बड़े विभाग थे इनके पास में और ये विभाग इनसे छीन लिए गए हैं और 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। और अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो वर्तमान में 11 महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि अभी मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं, तो वर्तमान में 11 महिलाएं हैं। आगे चल के हम इन 11 महिलाओं के पास में कौन कौन से प्रभाग हैं वो भी देख लेंगे, लेकिन आज तो पेपर में इतना ही आया था 11 है, और बाकी हम डिटेल में फिर कभी देख लेंगे। तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ये तो ज़रूरी नहीं है हमेशा जो आए वो ही पढ़ें, दैनिक जीवन में जो ज़रूरी है वो भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली न्यूज़ ले ली है। दिलीप कुमार जी आप सबने देख लिया होगा सोशल मीडिया पे, उनका निधन हो गया है। तो जिसका भी हॉबी है मूवी देखना या फिर म्यूज़िक वगैरह, तो दिलीप कुमार जी का नाम इन अगले 2-3-4 दिन के इंटरव्यू में तो पूछा ही जा सकता है, या फिर आगे चल के भी मूवीज़ देखना है ना, फेवरेट हीरो जिनके हैं दिलीप कुमार साहब, तो उनसे पूछा जा सकता है ना। तो थोड़ा सा दिलीप कुमार साहब के बारे में हम पढ़ लेते हैं, प्री में क्वेश्चन बन सकता है इनके बारे में 3-4 कथन दे दें और उनमें से कुछ एक गलत या सही इस तरह का, क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन तो प्री में बनता ही बनता है। तो इतने बड़े पर्सनैलिटी का निधन हुआ तो पढ़ना बनता भी है। दिलीप कुमार साहब का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 को, वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था, और उनके बचपन का नाम था दोस्तों मोहम्मद यूसुफ खान। तो जन्म वर्तमान में जो पेशावर है पाकिस्तान में वहाँ हुआ था, और 1922 में जब हमारा विभाजन नहीं हुआ था भारत का। उनके बचपन का नाम था यूसुफ खान। पिता का नाम था लाला गुलाम सरवर, और जो फल बेचकर अपने परिवार का पेट पालते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वे पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे। तो दोस्तों पिता के व्यापार में घाटा हो गया, वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे। वहीं देविका रानी की पहली नज़र उन पे पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। ठीक है, तो देविका रानी जी ने उन्हें पहला चांस दिया और उन्होंने ही उन्हें अभिनेता बनाया। उन्होंने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम रखा दिलीप कुमार। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। कितनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने ले ली। उनका फिल्मी करियर 1944 में ज्वार भाटा फिल्म से शुरू हुआ, लेकिन 1949 में बनी महबूब खान की फिल्म अंदाज से वह चर्चा में आए। तो अगर हमसे पूछा जाए कि दिलीप कुमार जी की पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो थी ज्वार भाटा 1944 में, लेकिन वो सबसे मतलब चर्चित मूवी जिससे वो चर्चा में आए वो 1949 में।
चर्चा वर्चा तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन पहली मूवी ज़रूर याद होनी चाहिए। 1944 में ज्वार भाटा उनकी पहली मूवी थी, ठीक है। उनकी पहली हिट फिल्म जो थी वह थी जुगनू। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्म स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जुगनू उनकी सबसे हिट मूवी थी, पहली हिट मूवी थी, ठीक है। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया और यह फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद दीदार 1951 में, देवदास 1955 में जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा, क्योंकि थोड़े सीरियस रोल ही उन्होंने किए, इसलिए ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। और आगे चलकर मुगल आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई थी। तो मुगल आजम उनकी आप समझ सकते हो कितनी शानदार मूवी थी जिसमें उन्होंने जहांगीर की भूमिका निभाई थी। अगर कुछ उनकी फिल्मों की फेमस फिल्मों की बात करें तो दोस्तों क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार, सौदागर शामिल हैं। और 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। तो दोस्तों पहली फिल्म कौन सी थी और आखिरी फिल्म कौन सी थी, ये दो चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है। पहली थी ज्वार भाटा 1944 में और आखिरी थी इनकी किला, ठीक है, 1998 में। और बाकी अगर कुछ फेमस फिल्मों के नाम पूछे जाए तो 2-3-4 फिल्मों के नाम वैसे याद रखने हैं, लेकिन पहली और आखिरी फिल्म मैं प्री के हिसाब से तैयार करवा रही हूँ। पहली और आखिरी फिल्म ये कोटेशन में दे सकते हैं अपन को, ये दो मूवी थी। अपने बेहतरीन फिल्मी करियर के बावजूद भी दिलीप कुमार ने मात्र 54 फिल्मों में ही काम किया, जिसकी वजह से वह फिल्मों में बेहतरीन प्रदर्शन को बनाए रखना चाहते थे। मतलब वो हर किसी फिल्म को साइन नहीं करते थे, जो उनको लगता था कि यह अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट है, उसी पे वो काम करना चाहते थे। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड में देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति को सफलता की कसौटी माना जाता था। ये इन त्रिमूर्ति को सफलता की कसौटी माना जाता था, ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा याद रख लीजिए। और जिन लोगों के अभी इंटरव्यू है, क्योंकि चाहे आपकी हॉबी इस तरह की हो ना हो, लेकिन बहुत दिग्गज एक अभिनेता थे, उनका निधन हुआ है, तो थोड़ी सी जानकारी हमें उनके बारे में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को लिख लेना, कहीं पे भी हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं टोक्यो ओलंपिक। ये भी दोस्तों प्री के हिसाब से ही क्वेश्चन है, या वैसे भी मेंस में भी हमारा स्पोर्ट्स सिलेबस है, तो मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होने वाले हैं, इसका निर्णय हो गया है। तो हमारी जो मुक्केबाज है मैरी कॉम जी और हॉकी के कप्तान मनप्रीत है ना, इन दोनों को ध्वजवाहक का मतलब आमंत्रण दिया गया है और ये हमारा ध्वजवाहक करेंगे। मतलब हमारी जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके सबसे आगे इंडिया का झंडा लेके यही चलने वाले। बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन जिन्होंने अब तक किया है उनको ही यह मौका दिया जाता है। तो मैरी कॉम जी को और मनप्रीत जी को यह मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों कईयों बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, कौन थे इस ओलंपिक में। तो क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में से दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में RAS का बात नहीं कर रही हूँ, राजस्थान की होने वाली कोई से भी एग्ज़ाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम थी ना, उसमें भी 5 से लेकर 6 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से थे। और उस टाइम गेम हुए थे 2-3, मतलब कौन से, मतलब अब मुझे इतना तो याद नहीं है कौन से गेम थे, लेकिन 2-3 गेम हुए थे उस टाइम पे। उन गेम्स में से 2-3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में। और मेंस में तो अपने बाकायदा सिलेबस लिखा हुआ है ना। तो ये मतलब इतना बड़ा अगर करंट का टॉपिक उनको मिल रहा है तो वो पुराना क्यों लेंगे, है ना। इसमें से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो ये हमको हर एक चीज़, जैसे जैसे टोक्यो ओलंपिक के बारे में कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कौन कौन से खेल में इंडिया भाग ले रहा है ना, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेल होंगे, ये सब मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया था। और बाकी आगे जैसे जैसे न्यूज़ आते जाएंगी हम लोग इसको पूरा कवर करते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों तीरथ सिंह को क्यों हटाया गया था, आप में से ही एक मेंबर का कमेंट था कि तीरथ सिंह को हटाया क्यों गया, ये किसी को पता नहीं चला। पुष्कर धामी जो उत्तराखंड के नए CM बनाए गए हैं, पुष्कर धामी, तो क्यों पुष्कर धामी को लाया गया, क्यों तीरथ सिंह को हटाया गया। वैसे तो हमारे ही फैमिली मेम्बर ने जवाब दे दिया था, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने कमेंट पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। और जब से तीरथ धामी को हटाया गया है तब से पश्चिमी बंगाल भी फिर से चर्चा में आ गया है। तो हमारे को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 माह में उत्तराखंड में तीसरा CM बनाना पड़ा, है ना। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो तीरथ सिंह थे दोस्तों, वो किसके स्थान पे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पे CM बनाए गए थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और अभी पुष्कर धामी, 3 CM हो गए 6 महीने के अंदर अंदर में। तो ज़रूरत क्या पड़ी, है ना, क्यों तीरथ सिंह को हटाया गया। तो दोस्तों जो तीरथ सिंह है वो पौड़ी से सांसद थे,
कौन थे? सांसद। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। वो सांसद थे और वो कितनी तारीख को मुख्यमंत्री बने थे? वो 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने थे। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 जून और 10 जून से 10 जुलाई, तो लगभग 3 महीने हुए हैं